हेलो, मेरा नाम है उज्ज्वल आनंद जैन। मैकेनिकल सारथी में आपका स्वागत है। ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो चलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था वो क्वांटिटी बताता था। वो क्वांटिटेटिव लॉ था। फर्स्ट लॉ इज द क्वांटिटेटिव, मीन्स वो एनर्जी को क्वांटिटी में एज्यूम कर कर स्टडी की जाती थी। पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी की क्वालिटी पे उसकी स्टडी करेंगे। क्वालिटी की कौन सी एनर्जी ज़्यादा अच्छी है और कौन सी एनर्जी कम अच्छी है। देखिए फर्स्ट लॉ के हिसाब से हीट एंड वर्क दोनों सेम हैं। ठीक है, मीन्स 100% हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है और वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। तो सेकेंड लॉ जो है वो ये बताएगा कि कौन सी एनर्जी हाई ग्रेड क्वालिटी की और कौन सी लो ग्रेड क्वालिटी की है। तो इससे हमको ये समझ आता है कि सेकेंड लॉ इज द क्वालिटेटिव लॉ। इट इज क्वालिटेटिव लॉ, वेयर एज फर्स्ट लॉ of thermodynamic TD is quantitative law. Quantitative law। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ में हमने एक बार एनर्जी का एक स्पेसिफिकेशन पढ़ा था कि माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक में इंटरनल एनर्जी, ये सब हमने पढ़ा था। मैक्रोस्कोपिक में बल्क काइनेटिक एनर्जी, बल्क पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे भी एनर्जी को हम कैटेगराइज करते हैं पर उसका होता है अलग तरीका। तो देखिए यहाँ जो एनर्जी को हम कैटेगराइज करते हैं, एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी को हम कैटेगराइज करते हैं हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड के फॉर्म पे। सो यहाँ एनर्जी जो कैटेगराइज होती है, पहली हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, एक होती है लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी, देखिए हाई ग्रेड एनर्जी का एग्जाम्पल है वर्क, ईएमएफ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी एग्जाम्पल है हाई ग्रेड एनर्जी का। लो ग्रेड एनर्जी के एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो हमको पढ़ना है, हीट। हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी। हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी। तो देखिए सेकेंड लॉ के हिसाब से हमको ये पता चलता है कि देखिए सेकेंड लॉ के हिसाब से कि हाई ग्रेड का लो ग्रेड में कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल है। सो हाई ग्रेड एनर्जी कैन बी completely converted into लो ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड लो ग्रेड में कन्वर्ट कंप्लीटली हो सकती है। मतलब अगर आपके पास एग्जांपल 100 किलो जूल का वर्क है तो उससे 100 किलो जूल की हीट आपको मिल सकती है। ठीक है, बट complete conversion of low grade energy into high grade energy
इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 100 किलो जूल की हीट है तो आपको उससे 100 किलो जूल का वर्क कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। ये भी अभी हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से इसको हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सेकेंड लॉ है उसके पास दो पैरेलल स्टेटमेंट हैं। तो पहला जो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, वो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना ही करेगा, ये फॉर इंजन है, फॉर इंजन या वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। देखिए, या तो आप इंजन बोल लीजिए। इंजन क्या है? एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। इंजन में आप फॉर एग्जांपल आईसी इंजन, उसमें आप फ्यूल डालते हैं, केमिकल एनर्जी, उससे आपको वर्क मिलता है जिससे आपकी गाड़ी चलती है, तो वो एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हो गई। तो वो जो डिपेंडेंट, उसके बारे में अगर कोई बात करता है तो वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं ये। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो देखिए, इट स्टेट it is impossible to construct a cyclic device। ये important है, cyclic device। It is impossible to construct a cyclic device which produce work while exchanging heat with single reservoir। ठीक, ऐसी साइक्लिक डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो कि सिर्फ एक रिजर्वायर से हीट ले और उसको टोटल वर्क में कन्वर्ट कर दिए। सो ये जो है ये किसके लिए है? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस के लिए। सो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो परपेचुअल मोशन PMM ऑफ सेकेंड काइंड, perpetual motion machine of second kind is not possible। ठीक है, अब perpetual motion of second kind क्या होती है वो हम वो देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक रिजर्वायर है, ठीक है, ये एक और रिजर्वायर है, ठीक है, ये एक साइक्लिक आपकी डिवाइस है। आपने ये यहाँ से इनपुट लिया, ठीक है, ये आपने यहाँ पे आपको ये मिला। सो ये देख लीजिए, तो ये आपकी टी हायर, ये मान लीजिए टी लोअर, ये हायर, ये जो थर्मल रिजर्वायर है, ये जो यहाँ ये है, इसको हम सोर्स बोलते हैं, इसको हम सिंक बोलते हैं। ये रिजर्वायर है, ठीक है, ये एक साइक्लिक डिवाइस है। ठीक है, तो इसके हिसाब से PM2 क्या होता है कि जितनी हम हीट दें वो टोटल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो जितनी हम हीट दिए, तो यहाँ से जो लोअर में है वो 0, ठीक है, लोअर में। तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ये एक्चुअल में कैसे ड्रॉ हो जाएगा? सिर्फ एक रिजर्वायर होगा, ठीक है, ठीक है, तो ये सिर्फ एक रिजर्वायर होगा, ये टी हायर,
यहाँ से जितनी भी डेल क्यू हायर गई वो टोटल डेल डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे जो डेल क्यू लोअर है ये ज़ीरो है। यही तो है ना कि ये रिजर्वायर हट गए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई हीट जा ही नहीं रही है। तो अब आप खुद देखिए केल्विन प्लैंक क्या बोलता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिक डिवाइस, ये एक साइक्लिक डिवाइस है, साइक्लिक डिवाइस विच प्रोड्यूस वर्क, ठीक है, ये वर्क प्रोड्यूस कर रही है वाइल एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर, ये सिर्फ एक रिजर्वायर से हीट एक्सचेंज कर रही है, सो ये इट इज़ इम्पॉसिबल। और यही जो है यही जो सिस्टम मैंने ड्रॉ की है यही है PMM2, इसी को हम परपेचुअल मोशन ऑफ सेकेंड काइंड बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम PMM2 बोलते हैं। तो अगर ये मशीन होती तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती, तो एफिशिएंसी ऑफ PMM2, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू सप्लाइड, सो यहाँ पे जो डेल डब्ल्यू है वो हीट के बराबर ही मिल रहा है हमको, और यहाँ पे जो डेल क्यू है वो भी डेल क्यू इनपुट है, तो ये 1। तो इस केस में PMM2 की एफिशिएंसी 1 आएगी। ठीक है, PMM2 की एफिशिएंसी 1 है। अच्छा, अगर आपको याद होगा, थोड़ा मुश्किल है याद होना, लेकिन आपको होना चाहिए कि PMM1 की एफिशिएंसी कितनी आई थी। तो PMM1 की एफिशिएंसी हमने निकाली थी इन्फानाइट, PMM2 की एफिशिएंसी है 1, PMM2 इज नॉट पॉसिबल। तो क्या किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 1 हो सकती है जब PMM2 की मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 है, ठीक है, जो कि 1 आ रही है, और PMM2 बनाना इम्पॉसिबल है, यही केल्विन बोल रहा है। तो क्या किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 1 हो सकती है? नहीं। कई कॉलेजेस में बच्चों को ये बता दिया जाता है कि कार्नोट की एफिशिएंसी 1 होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई भी इंजन की एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती। अगर वो 1 हो गई तो वो PMM2 बन जाएगा, विच इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है दिए हुए साइकिल्स में, वो 1 नहीं होती, वो उन दिए हुए साइकिल में मैक्सिमम होती है, क्योंकि वो होता है रिवर्सिबल साइकिल। हम कार्नोट साइकिल भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक ग्लिम्स उसका दे रहा हूँ कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी 1 नहीं होती, वो होती है मैक्सिमम, क्योंकि वो रिवर्सिबल साइकिल है। तो PMM2 की एफिशिएंसी 1 होती है। तो इसका मतलब नो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस कैन हैव एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1। कोई भी साइकिल की एफिशिएंसी 1 होना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो एफिशिएंसी वेरी करेगी वो 0 से 1 के बीच वेरी करेगी। देखिए 0 में मैंने इक्वल टू साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर कोई इंजन की एफिशिएंसी 0 है तो फिर वो इंजन ही नहीं है। अगर किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 0 हो गई तो मतलब वो वर्क ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। एफिशिएंसी 0 मतलब क्या, डेल डब्ल्यू का 0 हो जाना, तो वो वर्क जब प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो हम उसको इंजन ही नहीं बोलेंगे। इसलिए एफिशिएंसी 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगी, ठीक है, इक्वल टू साइन नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। हाँ, तो पहला कंक्लूजन क्या हुआ कि PMM2 इज नॉट पॉसिबल केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, नो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस कैन हैव एफिशिएंसी 1, ये दूसरा कंक्लूजन। और तीसरा कंक्लूजन यहाँ इस लॉ से ये पता चलता है, नो एडियाबैटिक लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, सेक्ट ईच अदर। एडियाबैटिक लाइन जिसकी PV इक्वल टू गामा, N इक्वल टू गामा, जब तक हमने एडियाबैटिक लाइन ड्रॉ की थी, तो कोई भी दो एडियाबैटिक लाइन ना, वो एक पॉइंट भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये भी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से हमको पता चलता है, ठीक है। तो ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्लॉसियस के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग हमको डालनी है क्लॉसियस। क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो देखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट किसके लिए है, रेफ्रिजरेटर
हीट पंप, या बोला जाए वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। ठीक है, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स इट इज impossible to construct a cyclic device which transfer heat from low temperature to high temperature without consuming external work। देखिए इंग्लिश में बहुत बड़ा बड़ा ये लाइन दिखती है, कह रहे क्या बोल रहे हैं ये, बट होती बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। ठीक है, इंग्लिश कई बार चीज़ों को ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देता है, उतनी ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी वो ग्लोरीफाई कर देता है। तो देखिए इसका सिंपली मतलब क्या है, ये देखिए आप, ये एक रिजर्वायर है, ये एक और रिजर्वायर है, ये एक डिवाइस है। तो ये क्या बोलता है कि ठीक है, सो ये एक साइक्लिक डिवाइस है। मान लीजिए ये फिर से टी लोअर है और ये टी हायर है। सो यहाँ से जो डेल क्यू लोअर है और डेल क्यू हायर है, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये नॉट पॉसिबल है। सॉरी देखिए, अगर एक लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट को फ्लो होना पड़ेगा तो एक एक्सटर्नल वर्क आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना सीख रहे हैं। सिमिलरली हम इंजन में भी लगा सकते हैं, सिमिलरली हम रेफ्रिजरेटर या हीट पंप में भी लगा सकते हैं। देखिए रेफ्रिजरेटर हीट पंप अलग नहीं है, सेम सिस्टम है, बस आप उसका इफेक्ट कहाँ बैठ कर कंसिडर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ तो ये एक साइक्लिक डिवाइस है, दिस इज अ साइक्लिक डिवाइस। सो यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या होगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्लू। अब ये जो मैंने मार्क किया है इसको आप अपना सिस्टम कंसिडर किए। तो देखिए यहाँ पे इस सिस्टम पे मैं देखूँ अगर, तो जो हीट एडेड टू द सिस्टम का साइन क्या था, नेगेटिव। सॉरी, हीट एडेड टू द सिस्टम का साइन पॉजिटिव। सो डेल क्यू एल, ये मेरा सिस्टम है ये। ठीक है, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव है, तो डेल क्यू एच रिजेक्ट हो रहा है इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखिए वर्क हो रहा है सिस्टम पे, तो ये माइनस डेल डब्ल्यू, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ताकि डेल डब्ल्यू की नॉर्मल वैल्यू को मिले। डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल क्यू हायर माइनस डेल क्यू लोअर, ये आपको मिल गया। ठीक है, ये हमने भी लगाना सीखा है, क्या, कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब देखिए, सो यहाँ पे एक टर्म आता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP
ठीक है। देखिए COP का डेफिनेशन क्या है, COP इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब ये जो डिजायर्ड इफेक्ट है ना यहाँ पे, इसका ही पूरा खेल है। आप जहाँ बैठेंगे उसके हिसाब से वो डिवाइस चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हीट पंप। हीट पंप क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो हीट पंप में जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके, हीट पंप में हेडिंग डाल देता हूँ हीट पंप। ठीक है, सबसे पहले हम हीट पंप देख लेते हैं। तो हीट पंप में जो हम डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो हम हायर टेम्परेचर पे कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो हम डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो हमको हायर टेम्परेचर पे हम कंसिडर करते हैं, हायर टेम्परेचर पे। मतलब हीट पंप के लिए अगर ये डिवाइस है तो जो हीट पंप के लिए अगर आप बैठेंगे तो आप यहाँ बैठेंगे हीट पंप के लिए। ठीक है, आप हायर टेम्परेचर पे बैठेंगे हीट पंप के लिए। ठीक है, आप हायर टेम्परेचर पे हीट पंप के लिए बैठे रहेंगे क्योंकि उसका इफेक्ट आपको हायर टेम्परेचर पे फील होगा। अगर हीट पंप के जैसे आप उस डिवाइस को ऑपरेट करा रहे हैं तो हायर टेम्परेचर पे। तो देखिए, तो यहाँ पे COP ऑफ हीट पंप क्या होगी, COP ऑफ हीट पंप। तो COP ऑफ हीट पंप डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, डेल Q हायर अपॉन वर्क इनपुट क्या था, डेल Q हायर माइनस डेल Q लोअर। अब देखिए, इफ हीट पंप इज रिवर्सिबल, अगर हीट पंप रिवर्सिबल है तो जो डेल Q है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। फॉर रिवर्सिबल हीट जो टेम्परेचर स्केल होती है रिवर्सिबल के लिए, वो उसका मतलब टेम्परेचर स्केल से ये पता चलता है कि रिवर्सिबल के लिए हीट जो है वो सिर्फ टेम्परेचर की फंक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ से हीट को हम टेम्परेचर के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। अगर जो हीट पंप हमारा जो है, हीट पंप इज रिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल हीट पंप है तो T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, ये दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं। पर अब देख लीजिएगा, अगर वो रिवर्सिबल हीट पंप की बात कर रहा है तो टेम्परेचर से काम चल जाएगा, पर अगर रिवर्सिबल नहीं है तो आपको हीट को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला सही है। ठीक है, और ये भी फॉर्मूला सही है। ठीक है, दोनों सही है। तो देखिए, ये हीट पंप के लिए निकल गया। तो देखिए, जो हीट पंप का COP होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। जो हीट पंप का COP होता है वो करता है 1 से COP ऑफ हीट पंप वेरी करता है इन्फानाइट। इन्फानाइट तो हो नहीं सकता, अगर इन्फानाइट होगा तो क्लॉसियस स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ठीक, हाँ, तो जो हीट पंप है उसका COP वेरी करता है 1 से ज़्यादा एंड इन्फिनाइट से कम। ठीक है, ओके, 1 से ज़्यादा और इन्फिनाइट से कम। अब हम सेकेंड देख लेते हैं, रेफ्रिजरेटर।
रेफ्रिजरेटर जनरेटर। ओके, देखिए रेफ्रिजरेटर में अब आपका जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो आप कहाँ बैठ जाएंगे, तो रेफ्रिजरेटर में आप बैठ जाएंगे यहाँ पे, फॉर रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के लिए आप लोअर टेम्परेचर पे बैठ जाएंगे। सो रेफ्रिजरेटर के लिए आपका जो डिज़ायर्ड इफेक्ट होगा, डिज़ायर्ड इफेक्ट वो होगा लोअर टेम्परेचर। अब लोअर टेम्परेचर पे बैठेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा, डेल क्यू लोअर, अब लोअर में बैठे हैं, अपॉन डेल क्यू हाइयर माइनस डेल क्यू लोअर। और सिमिलरली इफ रेफ्रिजरेटर इज रिवर्सिबल, सिमिलरली टेम्परेचर में आप उसको कन्वर्ट कर देंगे तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, टी लोअर अपॉन टी हाइयर माइनस टी लोअर। ओके, ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखिए सीओपी ऑफ हीट पंप में, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर में एक फॉर्मूला होता है जो कई बार आपसे पूछता है, तो ये आप याद रखिएगा। जो सीओपी ऑफ हीट पंप है वो 1 टाइम्स ऐड होगा उसमें, किसके में, सीओपी में, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर के में, ठीक है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको कभी भी रेफ्रिजरेटर का सीओपी दे दिया जाए तो आप उसमें बस 1 ऐड कर देंगे तो वो हीट पंप का सीओपी हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड दोनों केस के लिए है, फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल के लिए, वैलिड फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, ठीक है। ये दोनों के लिए वैलिड है फॉर्मूला, चाहे वो साइकिल रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, ये फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो हीट पंप हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, दोनों के बीच के इक्वेशन देखिए। अब जो फाइनल जो क्लॉशियस स्टेटमेंट की हाईलाइट है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस कैन हैव इनफाइनाइट COP। वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस की एफिशिएंसी 1 नहीं होगी केल्विन के हिसाब से। सिमिलरली यहाँ पे कोई भी डिवाइस की, कोई भी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस की कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकती, ठीक है। एक आप चीज़ याद रखिएगा, आपको अगर कोई बोले कि आपको केल्विन और क्लॉशियस स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो देखिए टेक्निकली ये प्रूव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि ये चीज़ बनानी पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ये चीज़ बनाना पॉसिबल नहीं है, अब ये ही आपका स्टेटमेंट है। सिमिलरली केल्विन ने भी बोला कि इम्पॉसिबल है, क्लॉशियस ने भी बोला कि ऐसे डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है, तो इसको हम नेगेटिव स्टेटमेंट मानते हैं। इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, ये प्रूव्ड नहीं किया जाता, यहाँ फॉल्सीफाई कर रहे हैं आप कि ये ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दे आर नेगेटिव स्टेटमेंट। एंड इन दोनों स्टेटमेंट की खासियत क्या है, दे बोथ आर पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब अगर एक को वॉयलेट करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक वॉयलेट हो जाएगा। वायलेशन ऑफ एनी
स्टेटमेंट लीड्स टू वायलेशन ऑफ अदर स्टेटमेंट। मतलब अगर आप केल्विन को वायलेट कर देंगे, ऐसी डिवाइस बनाएंगे, तो क्लॉशियस ऑटोमेटिक वायलेट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप क्लॉशियस को वायलेट करेंगे तो केल्विन ऑटोमेटिक वायलेट हो जाएगा। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट पैरेलल स्टेटमेंट हैं, क्योंकि किसी को भी आप वायलेट नहीं कर सकते। अगर एक वायलेट होगा तो अगला ऑटोमेटिक। तो इसलिए सेकेंड लॉ में दो स्टेटमेंट आ जाते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग डिवाइस के लिए एक तरह की ही बात कह रहे हैं। तभी तो आप एक को वायलेट करेंगे तो अगला अगली केस में ऑटोमेटिक वायलेट हो जाएगा। तो सेकंड लॉ में दोनों ही सेकंड लॉ के स्टेटमेंट, अगर आपसे कोई सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पूछे तो आपको दोनों स्टेटमेंट को बताना होगा वहाँ पे। अब एक छोटा सा टॉपिक है थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का। हमने इतने बार रिजर्वायर पढ़ा कि सिंगल रिजर्वायर नहीं होना चाहिए, ये तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, इसको हम बोलते हैं TER, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर वो होता है कि जिसमें जितनी भी हीट दे या हीट निकाले उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। ठीक है। एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी सप्लाइड or rejected by thermal energy reservoir, still temperature is same। तब आप देखिए, मास इंटू स्पेसिफिक हीट, जो रेशियो स्पेसिफिक हीट होती है उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ठीक है। सो अब अगर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के लिए हम देखें, सो डेल क्यू क्या होता है, mc/dt। सो जो dt है, कितनी भी हीट दो या कितनी भी हीट निकालो, dt विल बी 0, क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो dt फॉर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर इज 0। तो m.c is for thermal energy reservoir is infinite, क्योंकि del q by dt, कैसे, क्योंकि क्या होगा, del q by dt is equal to mc, तो dt will be 0। सो ये जो टोटल आ जाएगा, किसी भी रेशियो में अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का हीट कैपेसिटी क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक है। अब जनरली दो तरह से हम इसको पढ़ते हैं, एक सोर्स, वो भी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, सोर्स, और एक होता है सिंक। सोर्स में क्या होता है, एनी अमाउंट ऑफ heat can be extracted, taken out या extracted without change in temperature। मतलब कितना भी आप इससे हीट निकाल लो सोर्स से, उसका टेम्परेचर सेम होगा। सिमिलरली सिंक के लिए एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी गिवन या एब्जॉर्ब्ड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आपसे सोर्स और सिंक का भी कोई हीट कैपेसिटी पूछे तो इन्फिनाइट होगा, क्योंकि ये खुद थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के टाइप हैं। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का ही हीट कैपेसिटी इन्फिनाइट होता है। देखिए, अब आप यहाँ देखिए, मैंने सोर्स और सिंक लिखा था एक जगह, तो वो क्यों लिखा था आप देखिए।
देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे सोर्स लिखा था, यहाँ पे सिंक लिखा। तो देखिए सोर्स से हीट निकल रही है, फिर भी उसका टेम्परेचर टी हायर कांस्टेंट मैंने माना है। सिमिलरली अगर इसमें सिंक में जाती है हीट तो भी इसका टेम्परेचर टी एल ही होता, कांस्टेंट होता। इसलिए सोर्स और सिंक को मैंने यहाँ पे लिख दिया था। और फाइनल उसका जो डेफिनेशन है वो आपका ये है। ठीक है, तो आज के हिसाब से हमने पढ़ लिया है, हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया है एंड एनर्जी का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमको एंट्रोपी के बारे में भी पढ़ना है और टीएस डायग्राम में कैसे कैसे पढ़ना है, टीएस डायग्राम में क्या क्या प्रोसेस को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने पीवी डायग्राम के लिए पढ़ा था उसी प्रकार टीएस डायग्राम के लिए भी हम पढ़ेंगे। सिमिलरली क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेकेंड लॉ के जो एंट्रोपी का कैलकुलेशन है अलग अलग प्रोसेस के लिए, अलग अलग टाइप के लिए, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू एंड कीप वर्किंग हार्ड। चलिए बाय।